हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर एक प्रॉब्लम के ऊपर बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति 1000 किलोमीटर या 1000 मीटर तय करता है, 1000 मीटर तय करता है, इसको तय करने में अगर वो 500 सेकेंड का समय लगाता है तो हम इसका वेग ज्ञात करते हैं, वेलोसिटी, जो कि होता है विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो जब हम ये ज्ञात करते हैं तो हमें यह 2 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है, लेकिन हमें पता है कि ये जो है पूरी यात्रा के दौरान वेग एक समान नहीं रहता, अर्थात ये वेग एक औसत वेग है। तो यदि हम किसी निर्धारित समय, जैसे कि अगर हम 10 सेकंड पर अगर हम वेग प्राप्त करना चाहें तो हम प्राप्त नहीं कर पाए थे इसको हमारी कक्षा के अंदर। अर्थात हमारा ये जो सूत्र था, ये सूत्र इस निर्धारित समय पे वेग को ज्ञात करने में सफिशियंट नहीं था। तो इसके बाद हमने कुछ गणित की समस्याएं ली थी, जो कक्षा 10 के सरल रेखा के जो समीकरण थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को लेकर था। और इसको अगर किसी भी निर्धारित रूप में ले लिया जाए, जैसे कि लेट सपोज y इक्वल टू 3x प्लस 2, और यदि हम इसके अंदर x का अलग अलग मान निकाल रख के y निकालते हैं, और इस प्रकार से करके हमने जब इसमें y के परिवर्तन की दर निकाली थी x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, जब ये हमने दर निकाली थी तो ये हमें हमेशा एक समान ही प्राप्त हुई थी। किसी भी वैल्यू को ले ले तो एक समान प्राप्त हुई थी, और ये मान हमें जो मिलता था, जो मान हमें प्राप्त होता था, वो हमें हमेशा जो है प्राप्त होता था ये 3, जिसको हम इस सरल रेखा के समीकरण के अंतर्गत कहे तो इसको हम ढाल या प्रवणता कहते हैं। तो ये परिवर्तन की दर हमने ज्ञात की। जब हम इसके बाद में एक दूसरे समीकरण के ऊपर पहुंचे, जैसे कि y इक्वल टू 4x² प्लस 1, तो ऐसे समीकरण के लिए जब हम ज्ञात करने लगे तो ये जो परिवर्तन की दर है x के सापेक्ष, ये हमें हमेशा ही अलग प्राप्त होती है। तो हम किसी निर्धारित, हर बार अलग अलग अगर दर प्राप्त हो रही है तो किसी निर्धारित x के मान पर y में कितना परिवर्तन होगा वो हम ज्ञात नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक और समस्या थी हमारी। जैसे कि उदाहरण के लिए इसी को अगर हम वापस देखें तो पुनः इस एक बार रिवाइज करने के लिए, तो x बराबर, एक बार हम 1 ले लेते हैं और x में 2 का परिवर्तन करके नए x को 3 ले लेते, ठीक है। तो जब हमारा x 1 है तो हमारे लिए y का मान कितना है, तो y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1, अर्थात 4 प्लस 1 5, तो हमें y प्राप्त हुआ। और जब हम x डैश 3 लेते हैं, नए x को लेते हैं, तो हमें y डैश कितना प्राप्त होता है, इसी को पूर्ण करते हैं हम। y इक्वल टू 4, x की जगह पे हम लिखेंगे नया मान यानी कि 3 वर्ग प्लस 1, और ये हमें प्राप्त होता है 36 प्लस 1 अर्थात 37, तो ये हमें प्राप्त होता है 37। तो अगर हम डेल्टा y ज्ञात करने की कोशिश करें, अर्थात y में कितना परिवर्तन हुआ, तो ये हमें परिवर्तन प्राप्त होगा 37 माइनस 5 और 32, तो ये हमें प्राप्त होता है 32। तो परिवर्तन की दर हमें मिलेगी डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 2 16। और इसी को अगर हम दोबारा दोहरान करते हैं
नए मानों के साथ में, जैसे x को हम 2 ले लें, परिवर्तन कर देते हैं हम 3 का, x डैश हमारा हो जाएगा 5, फिर y हमें कितना प्राप्त होगा, डेल्टा y कितना प्राप्त होगा, y डैश कितना प्राप्त होगा। तो आप स्वयं कैलकुलेट करके देखें कि क्या ये प्राप्त होता है या नहीं होता है। मैं यहाँ पे सीधे सीधे मान लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमें प्राप्त होता है 24। तो हम देखते हैं कि ये परिवर्तन की दर अलग अलग है। तो ये परिवर्तन की दर बार बार अलग अलग होती है, तो किसी निर्धारित x के मान पर इस परिवर्तन की दर को हम ज्ञात नहीं कर पाते। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम वापस हमारे इस वाले उदाहरण पे अगर हम आते हैं, और ये जो हमारा समय है 500 सेकेंड, और उसको अगर हम कम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है, और यहाँ तक जाते जाते यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और फिर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, गणना करने की कोशिश करते हैं, तो हमने ये देखा था कि अभी भी ये एक औसत मान था, क्योंकि ये 0 से 10 सेकंड के बीच का औसत मान है, और हमें पता है कि 0 से 10 सेकंड के बीच में भी वेग बदला है। अर्थात हम इस गैप को, इस अंतराल को इधर से भी कम करते हैं। कम करते करते हम इतना कम कर देते हैं कि लगभग लगभग ये अंतराल जो है समय का, वो 0 के लगभग हो जाए। और 0 के लगभग होने पर, जब ये 0 के लगभग हो जाता है हमारे, तो उस स्थिति में हम सीधे सीधे 10 पे पहुंच जाते हैं, और हमें हमारा वेग प्राप्त होता है 10 सेकंड के ऊपर। और ऐसा करने के लिए हमने जो है वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय, अर्थात हमने समय को जो है, समय का अंतराल जो है, वो लगभग लगभग 0 के बराबर ले लिया है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसको हमने कक्षा में देखा था कि इसको ऐसे सामान्य तरीके से हल किया जाना संभव नहीं है, और ये जो है, इसी को हम कहते हैं अवकलन या डिफरेंशिएशन। और इसे जो है इस तरह से नहीं लिख करके एक संक्षिप्त रूप में डी वाई बाय डी टी लिखा जाता है, डी वाई बाय डी टी। इसे हल कैसे किया जाए, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इसे हल करने के लिए हमारे पास में कुछ मानक सूत्र है, मानक अवकलज है, और वो अवकलन जो है हमें सीधे सीधे सूत्र से ज्ञात करने होते हैं। गणित के विद्यार्थी गणित के अंदर उसको पढ़ते हैं कि ये सूत्र हमें किस तरह से प्राप्त होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, या इससे पहले हमें पता है, अभी भी पता है कि ये जो वेग है वो होती है विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब ये परिवर्तन की दर तो है, लेकिन ये एग्जैक्ट है। इसको हम इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं ताक्षणिक। तो एक तरह से अवकलन या y का, इसको कहते हैं y का समय के सापेक्ष अवकलन करना, या y का अवकल गुणांक। तो अवकलन है क्या, अवकलन, ठीक है, या अवकलज है क्या। तो अवकलन एक तरह से प्रवणता या परिवर्तन की दर है, ढाल है, जो किसी किसी निश्चित बिंदु पर प्राप्त होता है। इसे करने के लिए हमारे पास में कुछ समीकरण है, मानक समीकरण। तो इसके कुछ सूत्रों की बात करते हैं। तो सबसे प्रथम सूत्र है हमारे डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर एन। अगर इस तरह के रूप में कोई हमें दिया हुआ है सूत्र, तो उसका जो अवकलन होता है हमारे, वो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, अर्थात हमें घात को आगे लाना है और उसको एक कम कर देना है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लेते हैं किसी वस्तु की स्थिति जो है, ये किसी वस्तु की स्थिति है, वो समय के साथ में बदल रही है, समय के साथ में बदल रही है कुछ इस तरह से, या अर्थात जब समय हमारा एक है,
जब समय हमारा 1 है तो हमारा y जो है, जब समय 1 है तो हमारा y कितना है, 1 मीटर। और जब समय 2 सेकंड हो गया तो हमारा y हो गया 8 मीटर। इसी तरह से जब समय हमारा 3 सेकंड हो गया तो हमारा जो स्थिति है उसका मान हो गया 27 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि ये हर एक एक सेकंड के अंदर इसने यहाँ पे 1 सेकंड के अंतराल में 7 मीटर की दूरी तय की। वहीं पे यहाँ पर 1 सेकंड के अंतराल में काफी ज्यादा दूरी तय की, अर्थात इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो मैं ज्ञात करना चाहता हूँ कि इसने 3 सेकंड के ऊपर इसका स्पीड कितना था, इसका वेलोसिटी, इसका वेग कितना था। तो कैसे ज्ञात? तो हमने देखा कि हमारा वेग बराबर होता है dy बाय dt, अर्थात वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर किसी नियत समय। तो अगर हम इसको अवकलन करते हैं इस सूत्र की सहायता से, तो d बाय dt हम y की जगह पे ये लिख देंगे t की पावर 3। इस सूत्र का यहाँ पे उपयोग करते हैं हम, तो हमें मिलेगा कि ये जो पावर है, ये जो घात है 3, ये आगे आ जाएगा और घात 1 कम हो जाएगी, 3 - 1, और ये हमें मिला 3t²। और इसको हम कहेंगे वेग, अर्थात हमें हमारा वेग प्राप्त हुआ 3t²। अब अगर मैं 3 सेकंड के ऊपर वेग पता करना चाहता था कि कितना था, तो t की जगह 3 लिख दूंगा। तो वेग बराबर 3 गुणे 3 का वर्ग, अर्थात 3 × 9 यानी कि 27 मीटर पर सेकंड। अगर मुझे 2 पे पता करना है, 2 सेकंड पे वेग कितना है, तो v बराबर 3 गुणे 2 का वर्ग, अर्थात 3 गुणे 4 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। तो देखिए हमारा वेग बार बार बदल रहा है और हम ज्ञात कर पा रहे हैं, हर एक समय पर पता कर रहा है कितने सेकंड पर कितना वेलोसिटी है। लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल यानी कि पुराने जो भाग का तरीका था, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो इस तरह से, तो इस उदाहरण में एक और बात स्पष्ट हो रही है कि ऐसा करने के लिए अगर आप ज्ञात करना चाहते हो, अवकलन करना चाहते हो, तो इस y का t के साथ में बदलना बहुत जरूरी था, अर्थात y का t का फंक्शन होना जरूरी था। अगर y t का फंक्शन ही नहीं है, अर्थात t के साथ में बदल ही नहीं रहा है, फलन ही नहीं है उसका, तो परिवर्तन होगा ही नहीं। बट अगर टाइम के साथ में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो उसका अवकलन हमें शून्य प्राप्त होगा। तो आज हम इतना ही देखते हैं और इसी सूत्र के ऊपर और अभ्यास करेंगे।